नमस्कार सभी को। मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। उपस्थित हूँ मैं गौरा पंत शिवानी की लिखी कहानी किसनुली का दूसरा भाग लेकर। सुनिएगा। सहसा मैं अपना एक नया ब्लाउज ले आई। वैसे है बदजात बड़ी कमीनी। काकी की आंखों में नवार्जित वात्सल्य की सहस्त्र तरंगे उठ उठ कर गिर रही थीं। जैसे ही कुर्ती के बटन लगाए तड़ातड़ खोलने लगी। मैंने मारा एक चिमटा, तब जाकर समझी। मैंने कहा, अब बटन खोलेगी तो ऐसे ही चिमटा मत धरूंगी। हाय काकी, क्या तू इसे हमेशा रखेगी यहीं? मैं मन ही मन अपने उग्र तेजी गुरु की काल्पनिक क्रुद्ध लपटों में झुलसी जा रही थी। अचानक ही काकी ने मुझे झांसी की रानी से भी अधिक महिमामयी लगने लगी। और क्या इसका सर्वनाश कराने रात के चौराहे पर और क्या इसका सर्वनाश कराने राह के चौराहे पर छोड़ दूंगी। खुद ही जब जाकर खुद ही अब आकर मेरे आंगन में पसर गई है तो साफ जाहिर है कि भगवान ने ही इसे यहाँ भेज दिया है। आज तक जिसने संतान सुख नहीं दिया उसने आज स्वयं ही मेरी रीति कोख भर दी। काकी की आंखें छलछला उठी थीं। पर काकी कक्का, देख लेना, कभी नहीं रहने देंगे। आते ही तूफान खड़ा कर देंगे। कहेंगे पता नहीं कौन जात है, हमारे घर की तो चाय तक नहीं पीते। कहते हैं तेरा बाप तेरा मामा सभी विलायत में पढ़कर जात गंवा आए हैं। वही कक्का, क्या इसे यहाँ रहने देंगे? तेरे कक्का की ऐसी की तैसी। पहली बार मैं काकी के संस्कारी मुख से पति के लिए ऐसे वचन सुन रही थी। 2 दिन तक पगली टंकी पर नहाने नहीं आई और तीसरे दिन कक्का आ गए। फिर वही हुआ जिसकी मुझे आशंका थी। कक्का पहाड़ी मेघ सा गरजे। काकी भी निरंतर विद्युत सी चमकती रहीं, अपने निश्चय पर अडिग दृढ़। पगला गई है क्या? एक तो बद्ध उन्मादिनी, उस पर जात का पता न कुल गोत्र का ठिकाना। ऐसा रंग क्या ब्राह्मण को छोड़ किसी और ग्रह में हो सकता है? अरे मूर्ख, कक्का ने गरज कर कहा। पहाड़ की साहिनियों के लपट मारते रंग के सामने बावड़ियों का रंग कभी टिक पाया है? मुझे तो ये रंग रूप कद काठी में एकदम साहिनी लगती है। किंतु धीरे धीरे अनामा कुलगोत्र की किस्ना का अतीत स्वयं ही प्रकट हो गया। उसी के गांव के एक मनिहार ने उसे पहचान लिया। वह रयूड़ी ग्राम के पुजारी देवदत्त भट्ट की पुत्री थी। जन्म से ही बद्ध पगली। माँ बहुत पहले ही मर खप गई थी। 1 साल हुआ बाप भी पेड़ से गिरकर मर गया। ननिहाल में 2 मामा बचे थे, दोनों पागल। अनाथा पगली के उत्पात से त्रस्त हो स्वयं ग्राम प्रधान ही उसे एक दिन मोटर में बिठा अल्मोड़ा पहुंचा गए थे। जैसे बिल्ली को बोरे में बांध कोई दयालु हित चिंतक उसे किसी हलवाई की दुकान के आगे छोड़ जाता है, ऐसे ही उसे शायद जानबूझकर ही निसंतान उदार काकी के द्वार पर छोड़ दिया गया था। शास्त्री कक्का को मर परम असंतुष्ट कर ही उसे अपने गृह में शरण दी थी। किंतु किस ग्रह का अनुशासन पगली को बांध सकता था? परंतु किस ग्रह का अनुशासन पगली को बांध सकता था? बरामदे से लगा एक छोटा कमरा था, वहीं उसके लिए एक तखत बिछा दिया गया। द्वार पर निरंतर एक बड़ा ताला लटका दिया, जिससे जंगली बिल्ली भाग न जाए। एक तो काकी के प्रथम दिन का अनुभव बड़ा विकट रहा। अपनी लगभग एकदम नई साड़ी ही काकी ने उसे पहना। बड़े यत्न से उसके उल्हे जटाजूट को सुलझा। नन्ही नन्ही अनेक गढ़ वाली लटियाँ गूंथ दी थीं। थाली में खाना परस कर भी रखाई। थोड़ी देर में छिपकर देखने गई कि पगली ने खाया या नहीं। मैंने भी दबे पैरों काकी के पीछे खड़े होकर झांका और सहम कर पीछे हट गई। पूरे चावल के छोटे छोटे गोले बना पगली खिड़की के बाहर फेंक रही थी। अंतिम गोला फेंक कर उसने दाल का कटोरा सिर पर उलट लिया और ऐसे छपकाने लगी जैसे तेल छपका रही हो। कक्का की अनुपस्थिति में मैं प्रायः ही काकी के पास सोती थी। उस दिन तो काकी ने मुझे विशेष आग्रह से ही बुलाया था। अरे आज सोने जरूर आ जाना, मुझे उसे देख न जाने कैसा डर लग रहा है। रात को हम दोनों सोने लगी तो मैंने कहा, काकी बेचारी किस्ना अकेली सो रही है, यहाँ डाल दूँ उसका तखत? नहीं नहीं, काकी जैसे घबरा गई। आज पहला दिन है, वहीं सोने दे, फिर तो मेरे पास ही सोएगी। अभी एकदम अनजान घर में आई है, बिल्ली का छौना भी पालने लाओ तो पहले पहले पंजा मारती है। चल देख, अभी सोई है या मरी कुछ उपद्रव करने में लगी है।
धीरे धीरे जाकर हमने एक साथ खिड़की में झांका। आहा, कैसा गुलाब का सा फूल लग रही थी। नींद में देख देख रयूड़ी की है ना, सुना नहीं तूने? बाजे की लाकड़ी टेढ़ी भली और रयूड़ी की वानी सेड़ी भली। अर्थात बाज की लकड़ी टेढ़ी भी हो तब भी भली है, क्योंकि दब से सुलग जाती है, और रयूड़ गांव की लड़कियां भैंगी हो तब भी अपरूपी सुंदरी होती हैं। सचमुच ही नींद में पगली किसना परियों सी सुंदर लग रही थी। चपटी पाटी में विभक्त घने काले केसों को काकी ने खूब कस कस कर गूंथ दिया था, जिससे पगली उस दुरूह बुनावट को सहज में खोल ना पाए। काले छापे की साड़ी का पल्लू स्वयं ही नन्हे से घूंघट में सिमट शुभ्र ललाट पर कृष्ण मेघ खंड सा तिरने लगा था। मृणाल दंड सी सुचिक्कन बाहों में से एक सिरहाने दबी थी, दूसरे से दबा नन्हा उभार रह रहकर उठ गिर रहा था। रात बड़ी देर तक हम दोनों बातें करती रहीं। वयस का पर्याप्त व्यवधान होने पर भी काकी मुझे अपनी समवयस्का सखियों में अधिक प्रिय थी। सुबह कुछ देर तक ही मैं सोती रही। अचानक काकी ने जोर जोर से झकझोर दिया। अरे उठ उठ, जल्दी देख देख तो पगलिया ने कैसा अंधेर कर दिया। मैं हड़बड़ाकर उठी और समझ गई कि पगली का उत्पात निश्चय ही असाधारण रहा होगा, नहीं तो काकी इसके लिए पगलिया शब्द का प्रयोग कभी नहीं करती। पैरों में चप्पल डाल मैं गिरती पड़ती भागी। पिंजरे में बंद क्रुद्ध शेरनी सी किसनी पूरे कमरे में चक्कर लगा रही थी। क्यों बंद किया है मुझे? खोलो खोलो। मैं रह रहकर दोनों मुट्ठियों से द्वार पीटने लगी थी। काकी की यत्न से बंदी असंख्य लड़ियों के तोरण को उसने नोच नोच कर खोल खोल कर पूरे चेहरे पर बिखेर लिया था। मेरे दिए गए ब्लाउज की उगड़ी दोनों बाहें ब्लाउज से बेछिन्न कर खिड़की के जंगलों में बांध दी थी। काकी की काली छपी साड़ी की नन्ही नन्ही पताकाओं की झालर पूरे कमरे में लटकी थी। स्टूल पर चढ़ चढ़कर ही शायद उसने ये सब किया होगा, क्योंकि किसना ने दीवार पर लगी कीलों पर जो पताकाएं फहराई थीं, क्योंकि स्टूल 3 विवश टांगे फैलाए कमरे के बीचों बीच उल्टा पड़ा था। क्या करूँ री अब? काकी बेचारी अपने गोल गोल हाथों को विवश मुट्ठियों में मसलती रुआसी खड़ी थी। करोगी क्या? दरवाज़ा खोल दो और भगाओ इसे। मारेगी तब कभी नहीं, देख लेना तीर सी छिटकेगी। ऐसा अनुमान ठीक ही था, क्योंकि पिंजरे में बंद पंछी पिंजरा खुलते ही क्या किसी पर झपटता है? उसे तो बस भागकर मुक्त होने की ही चिंता रहती है। द्वार खोल हम दोनों दुबक कर द्वार की आड़ में छिप गई। पगली निकली और पेटीकोट घुटनों तक उठा उसे पैंट सा बनाए तीर सी भाग गई। उसके जाते ही हम दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी कमरा झाड़ा पोछा, पगली के उत्पात का एक एक चिन्ह मिटाया, कीलों पर लटकी उसकी दुष्कीर्त सी पताकाएं उतारी। अच्छा था जो कक्का घर पर नहीं थे। ये सब देख लेते तो फिर क्या पगली उस घर में रह पाती? दिन भर पगली नहीं लौटी तो संध्या होते ही काकी अनमनी हो गई। मैं गई तो द्वार थामे उदास खड़ी थी। नहीं आई ना? मैंने फुसफुसाकर पूछा, क्योंकि भीतर के कमरे में कक्का को किसी की जन्म कुंडली बनाते मैंने देख लिया था। नहीं। काकी का गला भर आया। दिन भर भूखी प्यासी छोकरी न जाने किसके किसके द्वार दूर दुराई जा रही होगी। अंधेरा हो गया है। मुझे माँ के साथ एक विवाह के रत जगह में जाना था। असल में काकी को बुलाने ही मुझे भेजा गया था। तू नहीं चलेगी काकी? मैंने पूछा। नहीं, उसने कहा और आंखें पोंछ ली। अपनी माँ से कह देना मेरे सिर में दर्द है। जाती भी कैसे? वह बेचारी तो किसना का मातम मना रही थी। मैं बाहर निकली ही थी कि देखा पगली बीच आंगन में ठीक उसी जगह आकर टांगे पसार कर बैठी है जहाँ पहली बार आकर बैठी थी। खुली पोटली के असंख्य नए बटोरे गए रत्न पूरे आंगन में बिखरे थे। फटे कागज, दाड़िम के फूल, रंग बिरंगे कपड़ों के चीर, और उन्हीं को फिर बटोरती वह ओंठों ही ओंठों में कुछ बुदबुदा रही थी। कहाँ भाग गई थी तू? काकी कितनी परेशान रही तेरे लिए, जानती है मूर्ख। आने दे कक्का को, देख तेरी क्या गत बनती है आज। मैंने कहा। एकाएक उसकी अलमस्त मुद्रा में खिले चेहरे पर भय की झुर्रियाँ उभर आईं। कक्का का नाम सुनते ही वह सहम गई। इतने में ही मेरी आवाज़ सुन काकी भी भागकर बाहर आ गई। मैं जानती थी ये लौट आएगी। मैंने भैरवनाथ का उचेड़ा अर्थात मनौती मानी थी। हाय हाय, ये क्या गत बना ली तूने। अरे किस पापी ने ये पत्थर मारा तुझे? नाश हो उसका, ठटरी उठे अभागे की।
काकी उसे ऐसे चूमती चाटती सहला रही थी जैसे मृत बत्सा गाय को उसकी बछिया मिल गई हो। सचमुच ही किसी ने बड़ी बेरहमी से उसे पत्थर मार पूरे घुटने की खाल निकाल दी थी। हो सकता है ये खुद ही गिर पड़ी हो काकी। भागती भी तो है क्यों तार की तरह, अर्थात लोहे का बड़ा छल्ला की तरह। नहीं, मैं नहीं गिरी, मुझे मारा। पगली की कैफियत में उन्माद का स्पर्श भी नहीं था। हाय, किसने मारा मेरी दुलारी बच्ची को? काकी ने उसका धूल दूसरे चिबुक स्पर्श कर बड़े दुलार से पूछा। तेरे बाप ने, कहकर वह बेहया फिर ठीक ठीक कर हंसने लगी। काकी ने उसके इस निर्मम परिहास को बड़े ही ममत्व से ग्रहण कर हंसकर उसे हाथ पकड़ उठाया और एक दिन पहले पहनाए गए नए पेटीकोट की दुर्गत देख मुंह पर आंचल धर फिर हंसने लगी। तीक्ष्ण नखा किसनी ने नोच नोच कर पेटीकोट की लंबाई को अत्यंत मोहक हर्षता में परिवर्तित कर घुटनों तक झूलता स्कर्ट बना लिया था। निरभ्र आकाश की धौल चंद्रिका में उसके दोनों घुटने बड़े बतासों से चमक रहे थे। अरे तुझे तो नंगी ही घूमने दिया जाए, वही ठीक है। काकी के स्नेह पगे उपालंब में फटकार से अधिक स्नेह की छलकन छलक रही थी। अपने भोले मासूम चेहरे को काकी की ओर उठा पगली ने पूछा, मुझे मारोगी तो नहीं ईजा? उसके इस निर्दोष करुण प्रश्न के साथ साथ स्वतः स्फूर्त वह माँ का संबोधन काकी को वहीं ढेर कर गया। देख रही है, बिना किसी के सिखाए मुझे ईजा कहा है इसने। ईजा? काकी ने उसे जोर से छाती से चिपटा लिया। अरे मारूं तेरे दुश्मनों को, चल जल्दी तेरे कपड़े बदल दूं। चोट पगली को लगी थी और रो रही थी काकी। काकी। उसके बाद किसनी एकदम शांत हो गई। वैसे भी कृष्ण पक्ष में वह एकदम बदल जाती थी। जहाँ जहाँ काकी जाती वह पालतू बिल्ली सी उसके शरीर से सटी सटी गाल घिसती उसके दाएं बाएं घूमती रहती। यही नहीं, काकी ने इसी बीच बुनने की सलाई थमा उल्टा सीधा बुनना भी सिखा दिया था। जब कभी मैं पढ़ने जाती देखती अंगारों से लहकती बड़ी सी सग्गड़ के सामने गुरुआनी शिष्या की जोड़ी बैठी बिन रही है। काकी उन दिनों पूरी 20 लाइन की एक दुरूह सरकर पारी बिनाई डालकर कक्का का स्वेटर बिन रही थी। बरसों बाद मैं उस नए ऊन से कुछ बिनते देख रही थी, क्योंकि आज तक जब भी मैंने उसे देखा वह पुराने स्वेटर, मफलर, उधेड़, मोजे, दस्ताने, कंटोप बिनती रहती। इस वर्ष का स्वेटर दूसरे जाड़ों में दस्ताने मोजे की सृष्टि करता, फिर उन्हें उधेड़, कंटोप, और जब ऊन एकदम तार तार हो जाती तो पुनः उसे रंगकर टाट पर अनोखी दस्तकारी का जाल बिछा देती। इस बार उसने वह नई बिनाई बड़े परिश्रम से लाला बाजार की किसी साहनी से सीखी थी। एक तो पहाड़ की साहनियों का जैसा अपूर्व रूप रंग होता है, वैसी ही बिनाई की दक्षता में वे परिपक्व होती हैं। उनकी अंगुलियां राह चलते राहगीर पर्यटकों के स्वेटर के नमूने भी वे चटपट उतार लेती हैं। ये बहुचर्चित नमूना भी परी शाह की सवाणी जीव ने घोड़ा भागते किसी अंग्रेज की पीठ पर पड़े स्वेटर से उतारा था। अनेक मोहक गांठों में टेढ़ी मेढ़ी होकर लता पत्र सी घूमती उस बेल का नमूना सीखने में मुझे भी पूरे 2 दिन लगे थे। वह पर नौसिखिया किसनी ने उसे देखते ही अपने उधड़े ऊन की रंग बिरंगी पट्टी में ज्यों का त्यों उतार दिया था। हे भगवान, बरम राक्षस का दिमाग है छोकरी का, काकी ने कहा फिर, और चट उसे अपनी बिनाई का दूसरा पेश थमा दिया। कैसी सफाई है देख, सदा हाथ है इसका तो। वैसे काकी उसे एक पल भी अकेले नहीं छोड़ती थी, पर उस दिन कक्का सामने बैठे मुझे पढ़ा रहे थे और किसनी बड़े मनोयोग से स्वेटर बिन रही थी। उसके उसी अनुकरणीय आदर्श व्यवहार ने शायद काकी को आवश्यकता से अधिक उदार बना दिया था। वह कक्का का चूड़कंत दूध लाने उठकर भीतर गई और कक्का के अधूरे स्वेटर का पल्ला वहीं छोड़कर चली गई। जलते पश्म की इस दुर्गंध को पहले कक्का ने ही पकड़ा था। अरे ये हंत रैन अर्थात कपड़ा जलने की दुर्गंध कैसी आ रही है जी। उधर काकी ने भी शायद वह दुर्गंध पा ली थी। वह भागती आई तो देखा कक्का के दोनों अधूरे पल्लों का उधड़ा ऊन स्तूपाकार गट्ठर में पड़ा है और उसी से ऊन के टुकड़े तोड़ तोड़ कर मुस्कुराती किसनी हवन सा कर रही है। मशीनी तीव्रता से ही पगलिया ने पूरा स्वेटर न जाने कब उधेड़ दिया। पूरे कमरे में अवसन्न चिता किसी दुर्गंध का भवाका भर गया और फिर जब हम सब स्तब्ध बैठे थे तब ही न जाने कब उस अनुपम हस्त कौशल का परिचय देने वाली स्वयं कमरे से गायब हो गई थी। अजी सुनते हो, देखो तो आकर पगलिया कैसा अंधेर कर गई।
हाय, इस बिनाई को सीखने में ही मुझे 10 दिन लगे थे। बेचारी काकी सिसकियां भरने लगी। काकी का रोना चीख पुकार सुन मोहल्ले टोले की भीड़ जम गई। उधर शास्त्री जी को पत्नी से जरा भी सहानुभूति नहीं थी। ठीक किया, एकदम ठीक किया उसने, तुम्हें सबक सिखा गई। चौराहे से एक तो और पागल बटोर ला, अल्मोड़े में तो पागलों की कमी नहीं है। टके के 2 बिकते रहे हैं हमेशा, जा बटोर ला। रहे सहे कर्म गर्म कपड़े भी फूंक डाले। शायद किसनी समझ गई थी कि अनजाने में ही उससे कोई गुरुतर अपराध हो गया है। इसी से वह उस बार किसी अनंत पथ की आयावर यात्रिणी बनकर बड़ी दूर निकल गई थी। काकी तो उसके जाने के बाद एकदम गुमसुम बन गई। मैं जितनी बार पढ़ने जाती, मुझे लगता कि पगली के पागलपन ने अल्पभाषी कक्का को भी कम आहत नहीं किया है। पढ़ाते पढ़ाते अनमनस्क से दूर दूर तक फैली पर्वत श्रेणियों को शून्य दृष्टि से देखते रहते। एक दिन काकी को पूर्णिमा का प्रसाद देने गई तो देखा छत पर बैठी काकी बानड़ी की ऊंची चोटी को एकटक देख रही थी। क्या देख रही है काकी? मैंने पूछा। ये देख, वह जगमगाते टवाले देख रही है ना। कहते हैं कुंवारी लड़कियां ही मरने पर टवाल बनकर रात रात पर ऐसे पहाड़ों पर घूमती हैं। उस रात को ही नहीं, अनेक अनेक रात्रियों में मैंने भी उन विचित्र जगमगाते नन्हे सवल ज्योतिपुंजों को देखा है। और माँ से एक बार पूछा तो उसने भी यही व्याख्या बताई थी। मेरी किस्नुली भी शायद इन्हीं के साथ घूम रही होगी। काकी का गला भराया। जीती होती तो अब तक मेरे पास भाग आती। हट काकी, डोल रही होगी कहीं, देखना एक दिन न एक दिन फिर आकर खड़ी हो जाएगी। हुआ भी यही। काकी ने कक्का का उधड़ा स्वेटर भी अधूरा ही छोड़ दिया था। किस्नुली ही फटे चीथड़ों की पोटली को भी मिट्टी का तेल डालकर जला चुकी थी। अब उसका एक भी स्मृति चिन्ह शायद वह घर में नहीं रखना चाह रही थी। अचानक एक दिन पहाड़ी वर्षा की भांति बिना किसी पूर्वाभास के पगली पूरे 7 माह पश्चात पुनः अवतरित हो गई। उस दिन सतझड़ी वर्षा के बाद सूरज निकला था। काकी ने परात भर मूंग की दाल पीस मुझे भी मुंगौड़ी तोड़ने बुलवा भेजा था। छत पर बैठी वह दाल फेंट रही थी और मैं छत के चमकीले अबर की पत्थर को कपड़े में तेल लगा चिकना बना रही थी। हम दोनों की दृष्टि एक साथ उस पर पड़ी। हाय, देख तो काकी, किस्नुली कैसी मोटी होकर आई है। सचमुच ही छोकरी के लाल गालों से जैसे खून चू रहा था। हे भगवान, हे भगवान, किस कमीने ने इसका किया सर्वनाश। काकी के पतले नथुने क्रोध से थर थर काँप रहे थे। क्या हुआ काकी? मैंने आश्चर्य से पूछा ही था कि मेरी दृष्टि उसके छरहरे शरीर के परिवर्तित आकार पर पड़ी, किंतु जिसका सर्वनाश हम दोनों को आपाद मस्तक कंपित कर गया था, उसका अलमस्त मासूम चेहरे पर अलहड़ बही हंसी फिर से दिखाई दे रही थी। काकी को देखते ही उसने अपनी दोनों पतली बाहें शून्य आकाश में फैला दी, जैसे कह रही है, आओ जल्दी उतर कर मैं तुम्हें गले लगा लूं। कुछ ही घंटों में पगली के प्रत्यावर्तन और उसकी लज्जास्पद अवस्था का समाचार पूरे शहर में हवा के झोंके सा फैल गया। अगर अब प्रयाणी जी ने उस बेहा को अपने यहाँ आश्रय दिया तो शास्त्री जी को अपनी यजमानी के से हाथ धोना पड़ेगा। उनके रुष्ट यजमान कहने लगे। उनमें हमारा ग्रह भी सम्मिलित था। न जाने किसके पाप का ढोल गले में बांध कर आई है अभागिनी। उधर स्वयं शास्त्री जी के ग्रह में भी दिन रात का प्रचंड कलरव गूंजने लगा था। नित्य की भांति शास्त्री कक्का हड़ी हड़ी कहते उसे कई बार बाहर खेद ले गए थे, किंतु जब हाँफते घर लौटते तो देखते पगली हाथ पैर सुकोड़े मुस्कराती काकी के घुटनों में सटी बैठी है। उसका निर्लज्ज औदित्य और काकी की सशक्त पैरवी कक्का को पराजित कर गई थी। भाड़ में जाएं तुम्हारे यजमान और तुम्हारा समाज, काकी चिल्ला चिल्ला कर कहती। क्या अपनी इस अवस्था के लिए अकेली किसना ही अपराधी है? जिस हरामजादे कमीने ने इस नाबालिग असहाया उन्मादग्रस्त छोकरी का सर्वनाश किया है, उसे ढूंढ कर पकड़ कर लाए तुम्हारा समाज। तब मैं जानूं, दोस्त किसी और का दंड कोई और भोगे। ये कहाँ का न्याय है जी? किस्नुली कहीं नहीं जाएगी। मैं पालूंगी उसकी संतान को, भले ही तुम्हारी बिरादरी हमारा हुक्का पानी बंद कर दे। जीत काकी की ही हुई, किंतु समाज ने शास्त्री जी को तत्काल दूध की मक्खी सा दूर पटक दिया। जिस कक्का को देखते ही समृद्ध ग्रहों के यजमान भी विनम्रता से दोहरे हो जाते थे, गुरु चरण तल कहे नतमस्तक खड़े रहते थे,
वे ही अब उन्हें देखते ही बड़ी अवज्ञा से मुंह फेरने लगे। इष्ट मित्रों ने आना छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी सगी बहन ने भी उन्हें भाई दूज पर नहीं बुलाया। समाज की अवहेलना मनुष्य को शीघ्रता से श्रीहीन बना देती है। उतना श्रीहीन शायद असाध्य विषम रोग का प्रचंड प्रकोप भी नहीं बनाता। देखते ही देखते कक्का का सुदर्शन चेहरा स्याह पड़ गया, कंधे झुक गए और आंखों में गहन नैराश्य की कालिमा छा गई। एक मैं ही उनसे तब भी पढ़ने जाया करती थी। पढ़ने की नहीं, किस्नुली के भाभी शिष्य के लिए राखी काकी की जरा शीर्ण सिलाई की यह मशीन पर कई झबले लवादे कंटोप भी बना बना कर रखाई थी। इसी बीच मेरा कॉलेज खुला और मैं चली गई। गर्मी की छुट्टियों में घर आई तो अम्मा ने ही समाचार दिया कि पगली के बेटा हुआ है। एकदम नार काट कर मुँह में डाल ली है पंडिताइन ने। शहर भर को नामकंद का न्योता देने को भला क्या पड़ी थी उसे। तुम गई थी अम्मा? मैंने बड़े उत्साह से पूछा। काल जाता वहाँ, कौन जाएगा वहाँ। अकेले ही ढोलक पीट पीट कर सोहर गा रही थी। कह रही थी बड़ा सुंदर बेटा हुआ है, एकदम अपनी माँ को पड़ा है। अजी क्या बेटा बेटा कर रही हो बौजीव, बुआ ने खींच कर कहा था। ढांट कहो ढांट। और सब जोर से हंसने लगे, पर मुझे बहुत बुरा लगा। तो ये था किस्नुली कहानी का दूसरा भाग। शीघ्र ही मैं उपस्थित होती हूँ किस्नुली कहानी का तीसरा भाग लेकर। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सादर सभी को नमस्कार और कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।